तो जो फैट ग्राफ्ट है ये अपनी ही बॉडी से फैट लेके दूसरी बिल्कुल जगह ऐसे ही लगा है। दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या इंटरेस्टिंग थिंग है? लोग फिलर्स के बजाय फैट ग्राफ्ट कराना चाहते हैं। उनको होता है कि जी ये सेफ है और शायद परमानेंट भी है। ये जो थ्रेड लिफ्ट है ये हाँ। सर्जिकल फेस लिफ्ट का ऑल्टरनेटिव है। जो थ्रेड लिफ्ट है ये उसका समझ लें एक छोटा सा पार्ट है। जब कुछ खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं और कुछ खवातीन जो हैं वो डायबिटीज़ की पेशेंट होती हैं, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो इन कंडीशन में क्या ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? प्रेगनेंसी में तो बिग नो। प्रेगनेंसी में हम कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करते। अगर हम फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल की बात करते हैं तो सुनने में आता है कि ये काफ़ी जो है वो टाइम टेकिंग होगा। अमेजिंग ट्रीटमेंट है, जिंदगी सुकून में आ जाती है फीमेल्स की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाई कास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अंबर उमर। आज की एपिसोड बहुत ही खास होने वाली है उन सब के लिए जो अपनी स्किन और अपने अपीयरेंस का ख्याल रखते हैं और उसके साथ साथ जो ट्रेंडिंग में ट्रीटमेंट और प्रोसीजर है वो भी करवाना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी स्किन ट्रीटमेंट उनके लिए सूटेबल है। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा जाहिद, जिन्होंने पाकिस्तान से MBBS किया और उसके साथ साथ आयरलैंड से डर्मेटोलॉजी की डिग्री हासिल की, और उसके साथ साथ बताती चलूँ कि अमेरिकन एस्थेटिक एसोसिएशन की फेलो भी हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। डॉक्टर तैयबा, सबसे पहले हमें वुड यू लाइक टू टेल अबाउट योर जर्नी? सबसे पहले MBBS, उसके बाद हाउस जॉब, फिर आपकी एज WMO काफ़ी एक ट्रेनिंग हो जाती है। उसके बाद फिर स्टैटिक्स की फील्ड को चूज़ करना। स्टैटिक्स एक इमर्जिंग फील्ड है और इसमें न्यू इन्वेंशंस भी होती जा रही हैं। रोज़ ब रोज़ आपको एफर्ट करनी पड़ती है, न्यू न्यू चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। सो मेरा पैशन है स्टैटिक्स और मैं इस टाइम लाहौर में काफ़ी इन्वेस्टिव और नॉन इन्वेस्टिव प्रोसीजर्स में मानी जाती हूँ और अलहमदिल्ला बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये जो मॉर्फियस 8 है ये नाम बहुत न्यू है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कैसे काम करती है? अच्छा, मॉर्फियस 8 बेसिकली RF माइक्रो नेटलिंग है। हम एक तो PRP में डर्मापेन यूज़ करते हैं। शायद आपने कभी PRP कराई हो तो आपको अंदाज़ा हो। नहीं, मैंने कभी नहीं कराई। करानी चाहिए, एंटी अच्छा। एजिंग है। ओके। ज़रूर करानी चाहिए और उसमें तो हेल्दी है बड़ा, आपका प्लाज्मा यूज़ होता है, कोई बाहर से इंग्रेडिएंट्स भी नहीं यूज़ हो रहे। सो इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। मैं बताना ये चाह रही थी, जो मॉर्फियस 8 है बेसिकली ये इसकी में निडल्स होती हैं कुछ, जो कि पंचेंट होता है, जो कि स्किन के अंदर जाता है और बाहर आता है और उसमें हीट होती है, RF होती है। बेसिकली मॉर्फियस 8 हम स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं और स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये जो थ्रेड लिफ्ट है ये हाँ। सर्जिकल फेस लिफ्ट का ऑल्टरनेटिव है। ये अच्छा। प्रोसीजर क्या होता है, कितना पेनफुल होता है? ओके। सर्जिकल फेसलिफ्ट जो कि प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड है, ये उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो तो एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, प्लास्टिक सर्जरी है वो, इसमें और उसकी लॉन्ग लास्टिंग भी ज़्यादा है। जो थ्रेड लिफ्ट है ये उसका समझ लें एक छोटा सा पार्ट है। इसमें आप इंस्टेंटली फेस को थ्रेड्स के थ्रू लिफ्ट कर देते हो। बहुत कॉमन प्रोसीजर है। ऑलमोस्ट मेरे सेटअप पे मैं डेली 2 से 3 पेशेंट्स करती हूँ थ्रेड लिफ्ट के। ठीक है। और होल मंथ थ्रेड लिफ्ट प्रोसीजर चल रहा होता है। ख़वातीन बहुत इंटरेस्टेड हैं ये प्रोसीजर लेने के लिए। इस प्रोसीजर की लास्टिंग 9 months to 1 year है। ये जो थ्रेड्स होते हैं स्किन के अंदर ही रह जाते हैं और स्किन के अंदर कोलेजन को प्रोडक्शन करते हैं। आपकी स्किन यूथफुल रहती है। आपको लेटेस्ट स्टेजेस में सर्जिकल थ्रेड लिफ्ट की तरफ जाने की ज़रूरत है। सही। तो ये जो फैट ग्राफ्ट है ये अपनी ही बॉडी से फैट लेके दूसरी बिल्कुल जगह ऐसे ही लगा है। दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या इंटरेस्टिंग थिंग है और हम व्यूअर्स को क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, फैट ग्राफ्ट बेसिकली एक न्यू इमर्जिंग ट्रीटमेंट है। लोग फिलर्स के बजाय फैट ग्राफ्ट कराना चाहते हैं। उनको होता है कि जी ये सेफ है और शायद परमानेंट भी है। तो इसमें हम टमी से लाइपोसक्शन करते हैं, एब्डोमेन से थोड़ा सा फैट निकालते हैं और आपके डिजायर्ड एरिया में उसको इंजेक्ट कर देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं। ठीक। ज़्यादातर मैंने फीमेल्स देखी हैं जो कि चीक्स में, अंडर आई में या ब्रेस्ट में कराने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होती हैं और ये प्रोसीजर भी आप यकीन करें डेली हो रहा होता है। ऐसा ये इस टाइम कॉमन प्रोसीजर, सेफ प्रोसीजर है। इसके कोई हैजर्ड्स नहीं है और मैं LA में करती हूँ ये प्रोसीजर, यानी कि बेहोश नहीं करना पड़ता पेशेंट को। आप होश में होते हैं, सिर्फ सुन करते हैं सीढ़िया को और थोड़ा सा फैट निकाल के उसको ग्राफ्ट देते हैं। हेल्दी प्रोसीजर है, ठीक है। जो लोग फैट की तरफ नहीं जो फिलर्स की तरफ नहीं जाना चाहते वो फैट ग्राफ्ट कराना तो ये भी चाहते हैं। कॉस्टली है? ऐसे जितना कॉस्टली नहीं है।
ठीक है। ठीक है। और रिकवरी इसकी कब तक हो जाती है? हाँ, इसका रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। फिलर्स का तो आपका कोई रिकवरी टाइम है ही नहीं ऐसे। इसमें चूंकि जहाँ से फैट निकाला है वो भी एक रिकवर उस एरिया को भी होने में लगता है टाइम। सो ऑलमोस्ट 15 डेज इसकी रिकवरी टाइम। अच्छा, स्किन टाइप और मेडिकल हिस्ट्री ट्रीटमेंट के रिजल्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, ये बताइएगा। दूसरा ये कि पाकिस्तानी स्किन टोन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन होती हैं? ओके। जैसे कि मेरे पास कुछ खवातीन आती हैं जो कि लेट 50s में आती हैं और वो आके कहती हैं अब हमारा थ्रेड लिफ्ट कर दें। हम्म। बुरे हालात होते हैं उस टाइम, उन्होंने पहले कोई पीआरपीज, कोई स्किन बूस्टर्स, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिए होते और स्ट्रेट आके वो बस ये चाह रही होती हैं कि अब इस स्टेज पे आके फेस की लिफ्टिंग कर दें। तो ऐसी स्किन टाइप को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। वो सर्जिकल हैंड्स में जाना चाहिए, वो प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन में आ जाता है। फिर यही मैं कह रही हूँ कि आप लेट 30s में 35 की एज प्लस में महीने में एक दफ़ा पीआरपी लें, साल में 5 से 6 सेशन पीआरपी माइक्रोनेडलिंग के लें, स्किन बूस्टर्स इंजेक्ट कराना शुरू कर दें अपने 40s में। उससे ये होगा आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी ना, जब स्किन की वो लटकेगी नहीं। अच्छा, कुछ खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं हम्म। और कुछ खवातीन जो हैं वो डायबिटीज़ की पेशेंट होती हम्म। हैं, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो इन कंडीशन में क्या ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? प्रेगनेंसी में तो बिग नो। प्रेगनेंसी में हम कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करते। हम्म। लेजर्स भी नहीं, ग्लूटाथायोन भी नहीं, ना ही कोई और लिफ्टिंग प्रोसीजर्स। प्रेग्नेंट लेडीज तो लिफ्टिंग पे आती भी नहीं, ज़्यादा लेजर्स पे ही होता है। तो वो भी हेयर रिमूवल लेजर भी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, जिनको बीपी का इशू है या जिनको शुगर का इशू है, फिर वो उनके टेस्ट वगैरह रिपीट कराए जाते हैं, रिवाइज कराए जाते हैं, देखा जाता है कि अगर सब कुछ कंट्रोल है तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। सही। अच्छा, क्या किसी भी ट्रीटमेंट में एक ही सेशन में रिजल्ट आ जाना चाहिए? कुछ क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, डेली। उनको कैसे मैनेज करती हैं? और अगर किसी को पसंद नहीं आते अपने फिलर्स, तो क्या वो रिवर्स भी हो सकते हैं? जी। एक तो लोगों का ये होता है कि एक ही सेशन में रिजल्ट आ जाए, लेकिन शुक्र है अब ये कंसेप्ट दूर हो गया। लोगों को पता है कि स्टैटिक्स में सेशंस लेने पड़ते हैं और कुछ लोग समझते थे कि एक दफ़ा थ्रेड लिफ्ट करा लिया ये पूरी उम्र मरते दम तक थ्रेड लिफ्ट रहेगा। तो अब ये कंसेप्ट लोगों को बता दिया गया है कि ये ईयरली कराना पड़ता है। ये आपकी एजिंग आ रही है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। इवन आपको पता है प्लास्टिक सर्जरी भी आप कराते हो ना, तो उसकी भी लाइफ 5 to 8 years है। हम्म। उसको भी दोबारा रिपीट कराना पड़ता है दोबारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट कॉस्ट, मेंटेनेंस एंड प्रैक्टिकल गाइड। अच्छा, जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कौन सी बेस्ट है आपके स्किन के लिए? अच्छा, वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि मेडिकेटेड नहीं हैं, दे आर वेरी डेंजरस। मैं कुछ नाम भी ले सकती हूँ इफ़ यू से। तो वो जो ब्रांड्स हैं ऐसे जो कि जिनमें स्टीरॉइड्स हैं, वो बहुत डेंजरस हैं और वो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन कराते हैं, मलाजमा कराते हैं। कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज की हैं। डार्क आउट बहुत अच्छी है, लुमेक्सा बहुत अच्छी है। ये मैंने इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं। अच्छा, अगर हम फुल बॉडी लेज़र ट्रीटमेंट की बात करते हैं हेयर तो रिमूवल। हाँ जी। अच्छा। अगर हम फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल की बात करते हैं, तो सुनने में आता है कि काफ़ी जो है वो टाइम टेकिंग होगा, ओ यस। तो कितने सेशन लगते हैं कराने? अमेजिंग ट्रीटमेंट है, जिंदगी सुकून में आ जाती है फीमेल्स की। हम्म। लेजर की जो वैक्स से जान छूट जाती है और वो जो क्रीमें लगा लगा के अपने बाल उतारते हैं, उन तमाम चीज़ों से जान छूट जाती है। अमेजिंग है। हर फीमेल को लेजर कराना चाहिए और यूथफुल एज में बिफोर मैरिज भी कराएं। आपकी ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी। विद 12 to 24 सेशंस आते हैं। कुछ ठीक लोगों है। को 12 सेशंस की जरूरत होती है, कुछ को 24 मेंटेनेंस सेशंस आ जाते हैं ना आगे। 90% रिजल्ट आते हैं, बाल बाल का नामो निशान नहीं रहता। तो कितने देर तक ये रह सकता है? लाइफ टाइम है का ना। ये लाइफ टाइम है? ये लाइफ सिर्फ टाइम 12 है सेशन के ना। बाद लाइफ टाइम? देखें, आपने पहले इसके कुछ सेशंस लें, 12 सेशंस आपको मस्त लेने ही हैं। ठीक है। उसके बाद आप मेंटेनेंस सेशन पे आ जाते हो। मेंटेनेंस सेशन का मतलब होता है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक सेशन ले लो। लाइफ टाइम अब आपने इसी तरह चलना है। आपने 4 महीने बाद अगर ग्रोथ आई है तो 4 महीने बाद या 5 महीने बाद एक सेशन। दिस इज कॉल्ड द मेंटेनेंस सेशन। ओके। सुकून। सो दैट्स ग्रेट। अच्छा, वैक्सीन से कुछ कहते हैं कि स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, तो बर्न होती है, कितने केसेस आते हैं मेरे पास, फेस वैक्स कराई थी, बर्न हो गई। छोड़ दे वैक्स की जान अब। ठीक है। अगर हम्म। ये जो हेयर रिमूवल का ट्रीटमेंट है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो घर बैठे लो कॉस्ट में कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अब बड़े रीजनेबल पैकेजेस आ गए हैं। आपको मैं हाथ से फेस जो वैक्स है वो महंगी पड़ती होगी। लेजर के ट्रीटमेंट अब कॉस्टली नहीं है।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप कोई फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? अच्छा, सनब्लॉक का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी बदल देता है, यकीन करें। और इसके अलावा रिजनरेटिव मेडिसिन जो जिसमें पीआरपी एंड एक्सोसोम्स, इट्स अ ब्लेसिंग, गो फॉर इट।